हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल जो बेस्ड होंगे वो होंगे विद्युत विभवांतर के ऊपर और ओम के नियम के ऊपर और विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ओम के नियम पे हम जैसे विभवांतर कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। और विभवांतर वाले फार्मूले में जैसा हमने लिखा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, यहाँ से हमको क्यू कूलम आवेश को अगर हमें एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है तो कितना काम किया जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपके ब्लैक बोर्ड पर ये पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, विभवांतर का फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो W बराबर होगा V गुणे Q, यानी कि हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे ये वाला, यानी कि सूत्र W इक्वल टू क्यू इंटू वी से, है ना। V विभवांतर के पर चालक के सिरों का विभवांतर V हो तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलम आवेश ले जाने में कितना वर्क किया जाएगा, Q इंटू वी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है ना। तो उस यहाँ पे हमारा V दिया है 12 वोल्ट और हमारा जो है Q दिया है 2 कूलम, C मतलब कूलम, हमें W कैलकुलेट करना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो Q क्या है हमारा 2 कूलम और V कितना है 12, यानी कुल हो गया 24 जूल। ये आपका आंसर, बहुत सिंपल आंसर, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। पहला सवाल ये है। फिर है कि यदि इस तार के सिरों पर विभवांतर 2.4 वोल्ट हो जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध तो फिक्स है, 3 ओम है। अगर इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है तो कितना विभवांतर होगा। फिर कह रहा है कि अगर विभवांतर हम बदल करके 2.4 कर दें, वही रेजिस्टेंस है, तब इसमें धारा कितनी बहेगी। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर मतलब विभवांतर बदलेंगे तो धारा भी बदलेगी, क्योंकि ओम के नियम से भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो पहले केस में हम विभवांतर निकालते हैं। तो पहले दिया क्या है, आर हमारा दिया है इतना ओम और करंट हमारी दी है इतना एम्पियर। तो जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, आई 0.5 और ये 3 ओम है, 15 1.4 वोल्ट। तो V इतना हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि अगर V 2.4 वोल्ट हो और R तो वही है, R तो तार वही है, तो R वही है। अब करंट क्या होनी चाहिए, उधर इसमें क्या था, V पूछा था। तो देखिए I बराबर V बटे R, यहाँ पर भी ओम का नियम, देखिए ओम के नियम से हम लोग यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं। तो V अब पढ़ के कितना हो गया 2.4, R कितना है 3 ओम है, यानी कि 8 3 के 24 0.8 एम्पियर, ठीक। तो इस तरह का सिंपल सवाल आएंगे बोर्ड में जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल जो तीसरा है, इसमें 2 पार्ट है कि यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा, ठीक है ना। तो दोनों में धारा ही पूछा है, तो क्या करेंगे इसमें। तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी हमारा R, पहले केस में क्या है, R हमारा क्या है 1200 ओम है और V हमारा कितना है 220 वोल्ट है। तो हमें करंट पता करना है, तो ओम का नियम लगाइए, करंट बराबर V बाई R हो जाएगा। V कितना है 220 वोल्ट, प्रतिरोध कितना है 1200 ओम, ठीक है ना। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 120 से 22 को,
तो आप डिवाइड करके आप भाग दे करके देख लीजिएगा कितना आएगा यहाँ पे आंसर, जो आएगा वही एम्पियर होगा। ठीक है ना, आप भाग दे सकते हैं। दूसरे केस में बी पोर्शन में वही कहा है कि अगर आर जो है बदल के क्या हो जाए 100 ओम हो जाए, वी हमारा 220 वोल्ट ही है। ठीक है ना, तो फिर आई क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू फिर ओम का नियम लगाएंगे। वी हमारा 220 वोल्ट है, आर कितना है 100 ओम है, तो ये 2.2 एम्पियर होगा। यानी कि देखिए रेजिस्टेंस घटते ही करंट की वैल्यू बढ़ गई कांस्टेंट वी पर। ठीक है ना। हमारा अगला सवाल ये है कि जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी कि पहले केस में V जो है वो 60 वोल्ट है और एम्पियर I कितना है 4 एम्पियर है। ठीक है ना। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कहने के दूसरे केस में कि जब V जो है हमारा, मान लीजिए V डैश है, वो 120 वोल्ट कर दिया जाएगा, तब I मान लो I डैश क्या हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए यहाँ से इन दोनों केस में एक चीज नहीं पता, अगर वो पता हो जाएगी R तब हम जाके ये निकाल पाएंगे। ठीक है ना, क्या R। तो इन दो रिजल्ट से ये जो V और I दिया है, इससे हम उस हीटर का जो है विद्युत हीटर का हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। जैसे विद्युत बल्ब हुआ, हीटर हुआ, प्रेस का जो वायर होता है उनका रेजिस्टेंस हम लोग हालांकि बदलता है लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में फिक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, उस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I, यानी V बराबर आई आर होता है, तो R की डिफिनेशन है ना V बटे I, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो V हमारा उस वक्त कितना 60 वोल्ट, करंट कितना है 4, तो यहाँ से 15 चौको 60 यानी 15 ओम होगा। यानी हमें पता चल गया कि हीटर का जो है और रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब हम इस केस में ये I डैश निकाल सकते हैं, I डैश V बटे V डैश R। तो V डैश जब हमारा 120 वोल्ट हो जाएगा तो R तो 15 है, तो यहाँ से 15 बटे 120 होता है, तो 8 एम्पियर। तो बाद में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हमें कितनी करंट मिलेगी अब 8 एम्पियर का। ठीक है। अगला सवाल हमारा यह है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है ना, mm है, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। ताप वही है, ताप चेंज होने से प्रतिरोधकता बदल जाती है लेकिन ताप वही है। तो हमें रो पता करना है। क्या पता करना, रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, यानी हमें पता करना है विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। हमें दे क्या रखा है, पहले आप क्या करेंगे, सवाल को बढ़िया से केयरफुली पढ़ेंगे, फिर जो जो चीज़ हमें दिया है उसको लिखेंगे, जो पता करना उसको भी लिखेंगे, फिर हम लोग फार्मूला ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फार्मूला सेट करें इस पर। ठीक है ना। तो देखिए R हमें पता है, विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, व्यास तार जो है, तार का जो व्यास दिया हुआ D दिया हुआ 0.3 mm, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। जैसे मिलीमीटर को मीटर में बदलना तो 1000 से भाग दे दें या 10⁻³ से गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो इसी ताप पर वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, यानी रो क्या पता करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं ये वाला फार्मूला हमने अभी पढ़ा है जस्ट पीछे। तो यहाँ से अगर हमें रो चाहिए तो RA/L, लंबा तार, यानी एक चीज और हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि L इक्वल टू 1 मीटर है। तो हमें R भी पता है, L भी पता है, A भी नहीं पता है, तो A हम पता करेंगे। क्योंकि देखिए कोई वायर जो होता है ना, वायर ये सिलिंड्रिकल टाइप का, मतलब इसका जो बेस और टॉप होता है एक तरह से वो सर्कुलर होता है। तो ये इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं,
अगर इसकी रेडियस r है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है। तो हमें जो कि यहाँ पे d दे रखा है, तो जो r होगा वो d/2 होगा, यानी कि 0.3 इंटू 2 गुणे 10⁻³ यही होगा मीटर, आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो d/2। अब हमें जब a चाहिए तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, r है ये 0.3/2 गुणे 10⁻³ का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, केवल वैल्यू पुट करना। r हमारा 26 ओम है, ये हमें मिल ही गया है, ठीक है ना। ऐसे सवाल में केवल वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना होता है, पर मेन चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और बटे जो होगा वो 1 होगा। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप रो निकाल सकते हैं। ओम मीटर में आएगा, इसमें आएगा ओम मीटर में, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा वीडियो, तो आप अपना इस पर रफ पे जा करके इसको डिटेल में कैलकुलेट कर लीजिएगा कैसे होता है, आप इतना तो जानना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई, कोई पदार्थ है जिसका एल लंबाई और ए मोटाई का तार बनाया गया है, प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है ना। क्या है, प्रतिरोध 4 ओम है। उसी पदार्थ का, पदार्थ चेंज नहीं करना है, किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई आधी और मोटाई दूनी कर दी जाए। देखिए पदार्थ नहीं चेंज हो रहा है, तो पदार्थ नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या चीज कांस्टेंट होगा, रो पदार्थ का गुण होता है, चालक का नहीं बल्कि चालक के पदार्थ का गुण होता है। जब पदार्थ चेंज होगा तभी रो होगा चेंज, ठीक है ना। लेकिन जो उसका प्रतिरोध होता है वो लंबाई चौड़ाई मोटाई तब वो बदलने से बदल जाएगा। देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा जो है रो कांस्टेंट है, तो हम ये सूत्र जानते हैं, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र है, हमें पता है। देखिए पहले केस में रो कांस्टेंट है तो यल है लंबाई और ए है उसकी मोटाई, आर क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, ये रहेगा इसी तरह से क्वेश्चन 1, ठीक है ना, प्रथम केस में। दूसरे केस में क्या है कि L जो है, मान लेते हैं दूसरे केस में, दूसरी दशा में, ये प्रथम दशा में है, जो L डैश मान लेते हैं वो क्या हो गया, पहले का आधा, और A डैश मान लेते हैं वो 2A हो गया। तो R डैश क्या होगा, रो तो वही रहेगा, हमने कहा पदार्थ चेंज नहीं हुआ है, तो अब R डैश वही हो जाएगा रो L डैश अपान A डैश। अब नया तो लंबाई और मोटाई ये हो गया ना, तो यहाँ से आप देखिए रो वही रखिए, L डैश के जगह L/2 रखिए और इसके जगह 2A रखिए, मतलब क्या हो जाएगा रो L/4 है, ये 2 आके नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करिए R डैश और R में डिवाइड कर दीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, यानी कि 2/2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा R डैश क्या है रो L/4A है और ये हो जाएगा रो L/A है। तो ये चीज़ें कट जाएंगी, ये 1/4 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये R क्या हमारा यहाँ पे 4 है, तो देखिए जो R डैश हो जाएगा वो 4/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला और आखिरी सवाल क्या है कि एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 4.4×10⁻7 ओम मीटर है। इस धातु से बने तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना मिलीमीटर स्क्वायर है। इस तार से 5 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए, रेजिस्टर बनाने के लिए तार की कितनी लंबाई लेना आवश्यक होगा।
तो कहने का मतलब हमें यल कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ है, हमें रो पता है 4.4 × 10⁻⁷ वो मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है इतना मिलीमीटर स्क्वायर। का मतलब होता है कि देखिए मिलीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ से गुणा करते हैं, तो ये मीटर में बन गया। लेकिन स्क्वायर एक बार और करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 बार ना, मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, एक बार इतने गुणा करेंगे तो मीटर में, फिर एक बार करेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 10⁻⁶। यानी कि हमारा जो ए आएगा वो हो जाएगा 0.22 × 10⁻⁶। अब मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। देखिए 1 मीटर में जो होता है 10⁻³ मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1/10⁻³ हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ मीटर होगा। तो डबल है ना, स्क्वायर है तो इसी का वर्ग कर देंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। अगर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है ना, 1 mm स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। अब आर दे दिया है कि कितने प्रतिरोध का तार बनाना है, 5 ओम का, तो कितना लंबा बनेगा। तो सूत्र हमारा ये पता है, सूत्र आप जानते हैं, ये वाला लगाइए। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है तो एक तरफ लीजिए। अब देखिए यहाँ भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, और रो इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दो, ये 5 ओम है, ए है 0.22 × 10⁻⁶ है, और रो की वैल्यू है 4.4 × 10⁻⁷। अब देखिए यहाँ से ये 5 दशमलव, ये 2 अंक पे है, ये 1 अंक पे है, तो आप 2 अंक पे पूरा हटा दो दशमलव, और नीचे 1 अंक पे पूरा हटा दो। तो देखिए एक अंक यहाँ हटेगा तो 10 से यहाँ गुणा होगा, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला हटाना है, 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाना होगा, और 1 जीरो, तो 1 अंक लिए तो ये बैलेंस कर लेगा, लेकिन 1 दशमलव जब यहाँ आएगा तो उसके लिए 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, यानी 10 से यहाँ पे गुणा होगा। तो जब 10 से यहाँ गुणा होगा तो 1 पावर ये घटेगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव हटाना आप लोग जानते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। जैसे ऊपर दशमलव जितने अंक हटाना होता उतने से जो यहाँ गुणा कर देंगे उतने जीरो से। जैसे 2 अंक हटाना तो 100 नीचे गुणा करेंगे, और नीचे हटाना है 100 से तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये पावर कैंसिल हो गया, 22 दूना 44, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 मीटर लंबा तार लेना, ठीक है ना। तो ये दशमलव का गुणा भाग पावर आप जानते हैं, है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। आप अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो हर चीज़ स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे कि क्यों प्रतिरोधों को का संयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।